तो आगे बेटे चैप्टर 4 हमने कराया था अभी पीछे ग्रीन नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर चल रहा था हमारा। एक क्वेश्चन करवानी होगी, उससे मैं अभी बीच में जो एक क्वेश्चन आया था पूरी तरह से स्लोप वाला क्लियर नहीं हुआ था ना। अभी एक बार फिर वैसा ही क्वेश्चन करवानी है जिससे आपको सही से क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the slope of stopping potential versus frequency। ध्यान से देखेंगे बेटा। और इंसिडेंट लाइट for a given surface will be। देखिए बेटा, ए एच ई -1, बी ई एच, सी ई और डी है आपका H। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the slope of the stopping potential versus frequency of incident light for a given surface will be। देखिए बेटे, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो m है ये देता है आपको स्लोप, ध्यान से सुनेंगे। और c जो देता है वो देता है वर्क फंक्शन। क्या देता है? वर्क फंक्शन। अगर आपसे स्लोप पूछा जाता है तब तो आप देंगे एम की वैल्यू, और अगर उस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछा था ना तो वर्क फंक्शन क्या है, वो कांस्टेंट पार्ट, जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या देगा आपको 5। ध्यान रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है, क्या मांगा है। अगर आपको वर्क फंक्शन मांगा है तो आप क्या देंगे, सी वैल्यू, और अगर आपने मांगा है स्लोप तो आप देंगे एम वैल्यू। क्लियर? ये देखिए, मुझे अब ये देखना है कि वाई एक्सिस में मेरे को क्या दिया है बेटे, पोटेंशियल दिया है। तो मुझे इस तरह से कौन सी एनर्जी की इक्वेशन, ई पी इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी यानी ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लाना है कि मेरे पास जो मेरा यानी कि मेरे पास वाई एक्सिस में क्या है, पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल आ जाए इधर, वी नॉट में आता है तो ये आ जाए इस तरफ, और ई पी -5। समझ रहे हो आपको? ये जो ई पी है ये क्या देगा, एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू। अगर यहाँ पे मैं एच न्यू लिख दूं बेटा तो क्या है ये, जो एच एफ कह दो, फ्रीक्वेंसी एफ चल रही है एच एफ, तो एफ क्या चीज देगी बेटे हमें, एक्स एक्सिस की वैल्यू। समझ रहे आप? ये क्या हो गया हमारे पास, वाई। समझने की कोशिश करो कि मैंने इस इक्वेशन को किस उसमें लिख दिया मोड में। मैंने इस वी जीरो को लाना है, वी जीरो मेरा वाई का मान देगा, तो मैंने इसको एक तरफ कर दिया। मैंने पहले इधर कर दिया था, मैंने मान लीजिए ई वी जीरो इज इक्वल टू ई पी -5। आप समझ रहे हो, इधर ऐसे ले आई ई वी जीरो
इज इक्वल टू एच एफ माइनस इसका एच एफ माइनस 5। ये बात समझ में आई या डाउट है अभी? समझ में आई ये बात? और मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि मुझे y का मान चाहिए। मेरे को जो समीकरण होता है रेखा का वो क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। तो मुझे y का मान है v, y x में जो मान है वो पोटेंशियल का, इसीलिए मैं इसको एक तरफ लेके आई पहले काइनेटिक एनर्जी को। अब मैंने इसे v नॉट लिखा और फिर e से डिवाइड कर दिया दोनों में। क्या आया बेटे जब इसे डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास h अपॉन ई एफ माइनस 5/E। यानी ये किसकी वैल्यू देगा बेटे मुझे, एम की वैल्यू तो देगा। मैंने क्या बोला था कि एम मुझे ढाल देता है, स्लोप देता है। और अगर वर्क फंक्शन पूछा है तो ये वाला जो मान है मेरे को किसका मान देगा, वर्क फंक्शन का मान, सी का मान जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई/E बराबर सी से हो जाएगा। समझ में आई बात? ये मुझे वर्क फंक्शन का मान देगा और ये मुझे किसका मान देगा, स्लोप का। अब मेरे क्वेश्चन में बताओ क्या पूछा है बेटे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी स्लोप पूछा है। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल versus frequency of incident light for a given surface petal will be। अब देखो बेटे मुझे पूछा स्लोप, स्लोप क्या बताया मैंने आपको, m का मान देगा स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, किसकी, इस वाली समीकरण की, ये जो मैंने बनाई है तुलना करो, इससे m का मान कितना आएगा बेटे, m बराबर h अपॉन ई। समझ में आ रही बात? यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एच ई की पावर -1। तो मुझे उसने क्या पूछा था, उसने मेरे को पूछा था स्लोप। याद रखेंगे बेटे अगर आपसे स्लोप पूछा है तो एम का मान निकाल लेंगे, इस तरह से लाएंगे, पहले इक्वेशन को बनाएंगे और उसके बाद अगर आपसे पूछा है वर्क फंक्शन फाई तो आपको ये वाला मान लिखना। क्लियर, समझ में आई बात? ये वाला मान किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। और सी पता है कैसा होता है, ए जैसे जैसे इस तरह से आ रहा है कोई, ये ध्यान रखना, जहां पे ये लाइन इस लाइन को काटती है ना इसको कहते हैं सी, इंटरसेप्ट को। याद रखिएगा ये बात, ये जो इसका इंटरसेप्ट है जो कटा हुआ भाग है ये कहलाता है सी। ये किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है, याद रहेगा। फाई/E यानी किसके बराबर है, इतने पार्ट के, सी के पार्ट के बराबर होता है। और ये स्लोप किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है, याद रहेगा। तो दैट इज द आंसर जो है, ए आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ, ये वाली बात क्लियर हुई कि कैसे आया स्लोप इसमें से। टेक्निकल चीज है इसकी बेटे, इसे आपको अपने आप इस फॉर्म इस रूप को इस रूप में चेंज करना है ताकि आप इस वाली समीकरण से तुलना कर सके, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर m और c का मान निकाल सके। m स्लोप और c क्या देगा आपको, वर्क फंक्शन। कर देना, मैंने इस तरह का क्वेश्चन दोबारा इसलिए करवाया है क्योंकि वो मैंने तुम्हें वर्क फंक्शन का करवाया था लेकिन वर्क फंक्शन का आप सही से क्लियर नहीं हो पाया था, जस्टिफाई नहीं हो पाया था तुम लोगों को, इसलिए मैंने कहा कि वर्क फंक्शन के साथ साथ एक स्लोप का भी करवा दूं। समझ में आई बात? डाउट नहीं रहना चाहिए बेटे मन में। हटा दूं, हो गया या कर रहे हो? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, वेव नेचर।
wave nature of light cannot explain photoelectric effect because in photoelectric effect because in photoelectric effect it is seen that मैं चार ऑप्शंस लिखूंगी बेटा आप मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन से सही है कौन से गलत है ठीक है ए for the frequency of light below a certain value the photoelectric effect does not take place irrespectively of intensity irrespectively of intensity b maximum kinetic energy of ejected electrons is independent at intensity of radiation c ऑप्शन लिखिए there is no time lag between the incidence of radiation and emission of electron.
ठीक है, बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं सही है, या सारे सही है, क्या स्थिति है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बात सच है कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रूव हुआ था, लाइट को एनर्जी मान के फोटोन के रूप में, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हुआ था कि वो एक पार्टिकल की नेचर रखता है, पार्टिकल का नाम हुआ था फोटोन, पार्टिकल का नाम क्या दिया था, फोटोन। वेव नेचर मान के तो प्रूफ नहीं हुआ था, है ना। तो उसने कहा कि बिकॉज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट इज सीन, ये देखा गया था, क्या क्या देखा गया था, फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है बिलो ए सर्टेन वैल्यू, एक एक निश्चित एक निश्चित मान तक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है, एक निश्चित आवृत्ति तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है नहीं होता, उसके बाद होता है, और उसे क्या कहते हैं जिस आवृत्ति तक नहीं होता, देहली आवृत्ति। मैंने बताया था ना कि देहली आवृत्ति तक जब बढ़ती जाएगी तब तक जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, वो एमिशन ही नहीं होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर फोटो करंट होगा। समझ में आई बात। और इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के, एक तो होता है रेस्पेक्टिवली, एक होता है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव मतलब जस्ट इसका अपोजिट है इंटेंसिटी का, वो भी बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी के रूप में अगर हम देखें तो भाई तब तक उसने कहा था कि इंटेंसिटी ठीक इसका उल्टा है, ये भी बताया था मैंने आपको ड्रॉ करके कर्व में। उसके बाद है दूसरा है, ये भी बिल्कुल सही है बेटे कि तेली आवृत्ति तक जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं निकलते। ठीक है, फिर दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of ejected electrons is independent at the intensity of radiation। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है बेटे, एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी समझ लो, मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी। मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पर क्या है, डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, वो तो नंबर है। इंटेंसिटी क्या बताया था, नंबर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया था इंटेंसिटी। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है वो, तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है बिल्कुल ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्या है, देयर इज नो टाइम लैग। टाइम लैग मतलब समय लगना, जरा सा भी, वहां पर कोई भी जरा सा भी समय नहीं लगता, किसमें, बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के आने में, और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकलने में। मैंने आपको लिखवाया है कि विद इन 1 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड कितने होते हैं, 10⁻⁹ बताया था, 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर जैसे ही वो आता है, एक फोटोन टकराता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बड़ी तेजी के साथ, 1 सेकेंड के भी 10⁻⁹ में भाग में, यानी 1 सेकेंड से भी इतनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाता है। 1 सेकेंड नहीं लगता, 1 नैनो सेकेंड में, समझ गए, 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन उससे टकराया, और 1 सेकेंड क्या, 1 नैनो सेकेंड से पहले इलेक्ट्रॉन मैटर से बाहर आ जाता है। समझ में आई बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 1 नैनो सेकेंड के अंदर ही पूरी घटना हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पहले मैटर वहां तक आया सरफेस से, और सरफेस से फिर बाहर निकल गया, इतनी घटना होने में उसे कितना समय लगा, 1 नैनो सेकेंड का 10⁻⁹
9 सेकेंड। इधर एडमिशन की है कौन सी क्लास? वो तो इधर हिसाब में रखी थी। अब चले गए या नीचे होंगे, नीचे होंगे क्या देख लो अभी आने में। नीचे ठीक है। क्लियर हो गया बेटे? और तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है कि बिल्कुल समय लगता ही नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता फोटोन के आने में और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में। तो इसका मतलब जब तीनों सही है, ए भी सही है, पी भी सही है, तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी। इसका मतलब इट्स राइट आंसर इज 4, ऑल ऑफ दिस। तीनों ही बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? थर्ड आंसर इज द, नो सॉरी, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर, डी। हो गया बेटे? नेक्स्ट कहाँ है? Point source of light is placed at a distance d from a metal surface. Photoelectrons are ejected at a rate at a rate n per second, and with maximum and with maximum kinetic energy E. If the source is if the source is if the source is brought nearer to distance d by 2, the rate and the
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन become become nearly पहला ऑप्शन 2h and 2e b 4n and 4e and c 4n and e and d n and 4e। देखिए बेटे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत छोटा आंसर है। देखिए, ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड, मतलब एक लाइट का सोर्स जिससे कि रेडिएशन निकल रहे हैं वो कहाँ रखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ए मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस है, उससे डी दूरी पर हमने क्या रखा हुआ है, एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जिससे रेडिएशन आएंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं एट ए रेट एन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा, एन रेट की दर से निकल रहे हैं पर सेकेंड, मतलब एन इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम। एक सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई, कितनी एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, ई। ठीक है, इफ द सोर्स इज ब्रॉट नियरर, अगर वो जो सोर्स है, बल्ब, ये सरफेस है, ये सोर्स है, अगर मैं इसको इसके पास ले आऊं, ठीक है, कितने पास, ब्रॉट नियरर टू डिस्टेंस d बाय 2, आधी ले आऊं, तो रेट रेट नंबर ऑफ, रेट क्या था, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। समझ में आई बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ई। अगर आपको ध्यान हो तो याद करो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्या करवाया था कि जब 50 सेंटीमीटर थी, हाँ, जब 50 सेंटीमीटर दूर रखा था सोर्स और उसे मैंने 25 कर दिया था, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई असर पड़ा था, उसकी एनर्जी पे कोई, जब फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं पड़ा तो एनर्जी पे भी कोई असर। तो इसका मतलब क्या है, नंबर वन, पहली बात कि अगर हम सोर्स और सेल के बीच के डिस्टेंस को घटा दें या बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पर डज नॉट डिपेंड, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी है, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। अगर सबसे पहली एनर्जी कितनी है, ई, उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एट ए रेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एन निकल रहे हैं एक सेकंड में, और विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई। अगर मैं इस सोर्स की दूरी को आधा कर दूं, दुगना कर दूं, चौथाई कर दूं, तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, ई ही रहेगी। बाकी रही बात इसकी, ये भी तो देखना है ना, रेट, रेट दो चीजें देखनी है हमें, क्या देखना है, रेट देखना है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है ना। जब हमने डिस्टेंस आधी कर दी तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि दिस इज फ्रीक्वेंसी,
दिस इज एनर्जी। एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती डिस्टेंस पे, चाहे आप डिस्टेंस को आधा कर दो, दुगना कर दो या उतना ही रखो, काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी डज नॉट चेंज। समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले? ई थी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो ई तो चेंज होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो ई की ई रहेगी। समझ में आई बात? पहली बात तो अगर देखा जाए तो यहीं से आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन से देखो, पहले का ऑप्शन इलेक्ट्रॉन कितनी है एनर्जी? 2e, जबकि एनर्जी कितनी रहेगी? ई। एनर्जी चेंज तो होगी नहीं, एनर्जी कितनी रहेगी? तो इसमें कितना है? 2e, इसमें कितना है? 4e, थर्ड में कितना है? ई, और इसमें कितना है? तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज सी। बात समझ में आई? अगर तुम्हें एक चीज भी पता है तो इससे ही पता चल गया। अब आ जाओ आप रेट पे। रेट पे तो अगर आप रेट देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जो चेंज होगा, चेंज होता है वो किसमें होता है? उसने ये कहा कि अगर डिस्टेंस बताया था मैंने, आई इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस का स्क्वायर, लिखवाया था ये मैंने। अगर मेरे पास जो डिस्टेंस है बेटे, ध्यान से देख लो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला लिखाया था? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? आधी। कितनी हो गई? d/2 हो गई ना। यानी यानी ये कर दो, ऐसे कर दो, 1/2 कर दिया, d तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा, और 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बताया था। आई क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी रेट, मतलब रेट कितना हो गया? ये हो गया आपका 4n, 4 गुना। समझ में आई बात? जो आपकी आई है वो कितनी हो गई? दैट इज अ 4 टाइम। इंटेंसिटी कितनी हो गई? 4 टाइम। ये वाला सूत्र याद रखिएगा। आई किस पे डिपेंड करता है? आई और डिस्टेंस में क्या है रिलेशन? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आई बात? इससे आई निकल जाएगा आपका। आई कितना? इंटेंसिटी कितने गुना हो गई? 4 गुना। इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ गई? आधी डिस्टेंस अगर आधी कर दी तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। और जबकि एनर्जी पे या फ्रीक्वेंसी पे या फिर काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की कोई भी असर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं। समझ में आई बात? एनर्जी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, और इंटेंसिटी उसकी 1/r का स्क्वायर, यानी जितनी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे सबको? तो ये लिख लीजिए, इसका राइट आंसर इज 4। और ये वाला सूत्र भी नोट कर लीजिए, ये वाला सूत्र। इसमें ये वाली तो एक बात लिखी लो, ये जो मैंने बोली थी आपको अपनी भाषा में, क्या बोला था मैंने? एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखिए आप, फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, so energy will be same, E will be same, energy will be same. Clear? करवाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटे सबका?
photoelectric emission from certain metal the cutoff frequency cutoff frequency is called threshold frequency cutoff frequency भी कौन सी frequency कहलाती है threshold frequency is new if the radiation of frequency of frequency to new impinge on impinge में GES on the positive on the metal plate on the metal plate comma the maximum possible velocity of emitted electron will be m is the electron mass first option is under root 2 h nu upon m b option है 2 under root h nu upon m C ऑप्शन है अंडर रूट एच न्यू अपॉन 2m और डी ऑप्शन है बेटा अंडर रूट एच न्यू अपॉन m बताओ बेटे कैसे होगी देखिए बहुत आसान है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो हमें पता ही है फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू है और इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू यानी जो फोटोन का जो रेडिएशन है ईपी एच न्यू की जगह कितनी है जो फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन का वो है फ्रीक्वेंसी एच ई क्या होता है बेटे फॉर्मूला तो ये होता है ना यही तो होता है yes, तो ये तो रेडिएशन यानी फोटोन का हो गया एनर्जी फोटोन का जो रेडिएशन का आ रहा है फोटोन का वो उसकी फ्रीक्वेंसी ये है तो इसका मान कितना हो जाएगा h2 न्यू और इसकी कितनी है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है देहली आवृत्ति वो किसका मान होता है फाई का तो एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी उसने क्या पूछा है द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी देखिए बेटा if the radiation of frequency
अब ये देख लो जरा बेटे, उसने कहा कि इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू इम्पिक्स ऑन द मेटल प्लेट, इम्पिक्स मैंने भी क्या होता है, इंसिडेंट, गिरना, फॉल्स, ये वर्ड भी आ सकता है इम्पिक्स। कभी आप कहोगे इम्पिक्स तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, इम्पिक्स में भी इंसिडेंट होना है, इम्पिक्स मैंने भी इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, यानी कि मुझे क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर में वी का मान चाहिए। समझ में आ रही बात, किसका मान चाहिए, वी का मान चाहिए मुझे। तो बताइए कैसे कैसे होगा, ये इधर ले जाए, 2 h न्यू में से एक h न्यू घट गया, क्या बचा, एक h न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 h न्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और मुझे क्या लेना है, एम नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 h न्यू अपॉन एम, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 h न्यू अपॉन एम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सही, पहला, पहला ही है ना, यस, ए इज द राइट। क्लियर, मैंने इसे घटाया नहीं, सीधा घटा के लिख दिया, लिख पूरा लिखूं क्या, नहीं तो ऐसा लिख लो, 2 h न्यू माइनस h न्यू, समझ में आ गई बात, इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाली लाइन आ, क्लियर हो गया, पीछे आपको क्लियर हो गया। इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है बेटे, तो आपको इस तरह से करनी है। हो गया, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज ए, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ठीक है, एनोड, एनोड पोटेंशियल फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस, three different radiations, for 3 different radiations,
Which are of the following? Which are of the following is a correct statement? Correct statement. नंबर एक, प्लॉट इस तरह से, कर्व इस तरह से है बेटा। इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी चीजें सही है और कौन सी गलत है। फोटो करंट, दिस इज करंट होगा, करंट, फोटो करंट। और दिस इज एनोड पोटेंशियल, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो एनर्जी, पोटेंशियल है ये। ठीक है। और मेरे पास इस तरह से कर्व दे रखा है। और एक ऐसे ही रखा है। दैट इज ए, ये तो है ए, और ये है आपका बी, ये है बी, और ये है आपका सी। ठीक है, सबको पता चल गया ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है, और सी वाला कर्व कौन सा है। ठीक है। और दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये सारे आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखती हूँ, देखते जाना कौन सी सही है और कौन सी गलत है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन of same frequency but different intensities. दूसरा स्टेटमेंट है बेटा, कर्व बी एंड सी represents incident radiation of different frequencies and different intensities. Curve B and C represents incident radiation
of same frequency having same intensity. Having same intensity. डी ऑप्शन है बेटा। कर्व ए एंड बी, कर्व ए एंड बी represent incident radiation, represents incident radiation of same frequency same भी सॉरी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे चौथा ऑप्शन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। चलिए बताइए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है बेटे। उसने ये बोल रहा है कि इनमें से चारों में से बताओ कौन कौन से करेक्ट है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? The figure shows a plot of photo current versus anode potential. Anode potential means frequency, energy, या you can say stopping potential देगा, नेगेटिव में जाएंगे। समझ में आई बात? एनोड पोटेंशियल और उसमें आपका आई में फोटो करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो करंट? दैट इज इंटेंसिटी आई। आप जानते हो आई इज द फोटो करंट, आई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, उसने कहा फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस। ठीक है, फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस। कौन कौन से तीन डिफरेंट रेडिएशंस है? विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन कौन से तीन रेडिएशन है बेटे? नंबर एक, यहां से क्या ये चला गया, फिर नंबर दो यहीं से क्या ये चला गया बी, और फिर यहां से क्या ये यहाँ होंगे। समझ में आई बात? ए बी एंड दैट इज सी। मैंने आपको सारे अभी जो सबसे पहले आते ही मैंने ड्रॉ करवाए थे, प्लॉट करवाए थे कर्व्स, वो क्या थे याद करिए। उसी का निचोड़ा जो मैंने उसमें लिखवाए थे उससे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। जो सबसे पहले लिखवाए थे मैंने, पहला कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्या बेटे? ये सेम फ्रीक्वेंसी का है ना भाई, यही तो है फ्रीक्वेंसी। ये तो फोटो करंट इंटेंसिटी है और यही एनोड पोटेंशियल मैंने एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी, यही तो बताया था। और ये दोनों के दोनों कौन कौन से? ए बी और बी बी, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी उनकी डिफरेंट है। ये इंटेंसिटी की लाइट है ना, लाइन है, इंटेंसिटी दोनों की कैसी है? अलग अलग। ए और बी की, ए और बी की इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक है। समझ में आई बात? तो उसने क्या कहा कि कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। डिफरेंट इंटेंसिटी है, डिफरेंट इंटेंसिटी है लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाए दूसरे ऑप्शन पे। कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट्स, कौन कौन सा है बी बेटे? बी एंड
सी रिप्रेजेंट्स कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल सही। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ही तो शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, बट इंटेंसिटी तो क्या है भाई, बी की भी और सी की भी इंटेंसिटी तो सेम है, तो इसका मतलब दैट इज रॉन्ग। समझ रहे बात? इधर से आगे खाओ, इधर इधर से आओ, इधर आगे होते हैं। समझ में आ गया? द सेकंड एजम्पशन इज रॉन्ग। क्लियर? अब आइए थर्ड एजम्पशन पे। थर्ड क्या कह रहा है? कर्व बी एंड कर्व सी represents incident radiation of same frequency। कौन कौन से बेटा? बी और सी। क्या सेम फ्रीक्वेंसी है? सेम फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, ये तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इट मींस इट इज इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट्स ए और बी, यानी पहला और दूसरा रिप्रेजेंट्स करते हैं इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ए और बी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो है ही नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी है ना। उसने कहा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम। तो इसका मतलब फोर्थ assumption इज इनकरेक्ट। क्लियर हुआ? आप इन चारों से अच्छी तरह जस्टिफाई हो गए? क्लियर हो गया? बता दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फॉर different frequencies is shown in figure। देखिए बेटा, that is anode potential, okay, और that is photo current।
दैट इज फोटो करंट। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है इस तरह से। V01, V02, V03। ठीक है, समझ गए क्या चीज है ये सब? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बताइए, आंसर लिख रही हूं मैं। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। V V1 is less than V2 is less than V3। C V1 बराबर V2 के बराबर V3 के, मतलब ये 1 2 3 है बेटा, 1 2 3। ठीक है, और डी ऑप्शन, V1 is greater than V2 is less than V3। ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ए क्यों? ऑप्शन बी। कहा नहीं था मैंने? जिस तरह से ऐसे चलता जाएगा, इसका जो इसका मान है, इसमें नेगेटिविटी तो देखेंगे नहीं आप, -1 -2 -3 थोड़ी देखेंगे। आप इसमें क्या देखेंगे? 1 2 3 मान तो देखेंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से जाता जाएगा, जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव में जाता जाएगा, इसका मतलब यह है कि उसका मान बढ़ता जाए। उसने क्या पूछा था? उसने यही तो पूछा है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल V इज शोन इन फिगर। क्या शोन करती है ये? सारे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जहां मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ड्रॉ करवाया है कर्व, वहां लिखवाए हैं, लिखवाए हैं वहां पे। क्या चीज लिखवाया था मैंने? V3 जो है वो सबसे बड़ा होता है ना, V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा, लिखवाया है। तो क्या होगा? नहीं यार, V3 सबसे बड़ा है ना, उल्टा हो गया। क्या है? ये वाला देखो, V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा V3, ये लिखवाया था ना। V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा, V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा V3, दैट इज द ऑप्शन नंबर क्लियर? लिखवाया है, उसे देख भी लेना। जो थियोरटिकल पार्ट में लिखवाती हूँ उसे जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, कर लिया है सबने? When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V।
If the same surface is if the same surface surfaces is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for metallic surface is ऑप्शन दे रही हूँ बताएंगे 5 by 2 lambda, B 3 lambda, C 4 lambda और D is 5 lambda। बताइए बताइए बेटा क्या दिया है इसमें when a metallic surface is illuminated मतलब बनी हुई है metallic surface with radiation of wavelength lambda सरफेस पे जो है एक रेडिएशन आ रही है और ये फॉल्स हो रही है कौन सी वेवलेंथ की लैम्डा वेवलेंथ की दिस टैपिंग पोटेंशियल इज वी ठीक है वेवलेंथ दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है इफ द सेम सरफेस इज एलिमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा अब क्या बढ़ा दिया डबल क्या कर दिया है वेवलेंथ डबल कर दिया है वेवलेंथ को लैम्डा की जगह क्या कर दिया है 2 लैम्डा कर दिया है द स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 3/4 ठीक है तो उसने कहा कि बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी यानी दहली आवृत्ति कितनी होगी पता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है ईपी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही तो है दैट इज ईपी इज इक्वल टू 5 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही होता है बेटे अब ये जो एनर्जी है फोटोन की बेटे अब एच वैसे हमारे पास फोटोन की एनर्जी क्या होती है एच इंटू न्यू या एच इंटू एफ होती है ना लेकिन अब एफ फ्रीक्वेंसी के स्थान पर हमें दे दी गई है वेवलेंथ अगर एच सी अपॉन लैम्डा समझ में बात हमारे पास ये भी तो रिलेशन है एनर्जी का जैसे एनर्जी को हम एच एफ लिखते हैं अगर लैम्डा के पदों में लिखना हो तो इसे हम क्या लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा भी तो लिखते हैं लैम्डा क्यों लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन लैम्डा के पदों में गिवन है अगर फ्रीक्वेंसी के पदों में होता तो मैं एच एफ लिखती
यहाँ पर लैम्डा के पदों में गिवन है तो मैंने लिखा HC बटे लैम्डा इज इक्वल टू। अब आपका है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसमें कितनी दे रखी है? फर्स्ट में आप पहले पाई मानिए और प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया है बेटे? पी ही दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पी ही। ठीक है, ईवी। उसके बाद उसने कहा कि जब वेवलेंथ डबल हो जाती है तब हमारा v कितना हो जाता है? v/4 हो जाता है। यानी अगर मैं लैम्डा के स्थान पर 2 लैम्डा कर दूं तो v के स्थान पे क्या कर दूंगी? v/4। समझ में आई बात? इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे अगर, तो काम चल जाएगा हमारा। काम चल जाएगा, बिल्कुल आराम से काम चल जाएगा। HC/2 लैम्डा जब डबल हुई वेवलेंथ, फिर आपका वर्क फंक्शन ईवी v/4। समझ में आई बात? ये दूसरी कंडीशन जो लाइन दे रखी क्वेश्चन में। अब निकालना क्या है बेटे? हमें निकालना है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ यानी कि यहाँ थ्रेश होल्ड कितना होती है बेटे? एफ म्यू 0 होती है ना। अगर वेवलेंथ के पदों में लिखे तो क्या हो जाएगा? यही तो होगा, यही तो होगा। बस इससे आप कंपेयर कर लेंगे दोनों को। देखिए बेटा, जो सरफेस मेटल की दी हुई है वो दोनों ही सेम से बनी हुई है। पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी सेम मेटल के लिए यूज हो रही है, तो सेम मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? सेम ही बताया था ना। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है वर्क फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है और सेम मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम रहता है। तो दोनों प्रक्रियाएं एक ही मेटल पे हो रही है ना। लिखा है यहाँ पे इफ दिस सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, मतलब सेम मेटल यूज हो रहा है तो फाई दोनों के लिए सेम होगा ना। जो इसका फाई है वही ये फाई होगा। समझ रहे बात? तो अब आप देखो, इसे इस तरह से लिख सकते हैं चाहे तो। कंपेयर कर लीजिए। डिवाइड करके देखना, जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा? पहला डिवाइड एक बार डिवाइड करके देख ले बेटा। हम्म, नहीं तो फोर लैंड नहीं आएगा। फोर नहीं आएगा, 4 - 1 आएगा। ध्यान से देखो कितना आया सही में। बिल्कुल। फोर किसने बोला था अभी? आपने। दोबारा कैलकुलेट, फटाफट कैलकुलेशन करो जल्दी से, कितना आएगा लैम्डा निकलने से? देखो HC/लैम्डा माइनस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा H/, HC/λ0 इज इक्वल टू ई डी। ओके, ये तो पहली समीकरण थी ना। पहली समीकरण तो बनाई मैंने, ये इसका मान रखा, इसको इधर ले गई।
और दूसरा समीकरण क्या हो गया, उसको भाग देंगे बाद में। दूसरा समीकरण क्या बनेगा बेटे, एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 0 इज इक्वल टू ई वी बाय 4। क्लियर। मैंने अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को किया दिया, भाग दिया। भाग इस यहाँ से एच सी कॉमन ले लू बेटे, यहाँ से एच सी कॉमन ले लू। एच सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ईवी और यहाँ से ईवी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे बात को। यहाँ बटा 1 मान लो, ये 1/4 है। करूं, ए इधर आओ, इसे देखो, यहाँ पे आओ, देखो क्या हो जाएगा। एच सी कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/λ माइनस 1/λ 0 अपॉन एच सी कॉमन लिया, फिर 1/2 लैम्डा माइनस 1/λ 0 इज इक्वल टू ईवी बाय 1 बटे ईवी बाय 4। 4 सबसे ऊपर चला गया, ईवी बीच में चला गया, ईवी से ईवी कट गया, एचसी से एचसी कट गया। अब यहाँ पे क्या आया बेटे, जल्दी से देखो, लैम्डा माइनस करो, किया। आंसर कितना आ रहा तुम्हारा, हो तो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे पढ़ना देखो बेटे। लैम्डा माइनस लैम्डा 0, समझ रहे बात को। लैम्डा माइनस लैम्डा, सॉरी, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, फिर अपॉन लैम्डा नॉट। खुद किया सॉल्यूशन मैंने खुद कर रखा है, बट अब आप देखो क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर। ये क्या किया किसी ने, ये कहाँ करूँ मैं, इसे हटा दूं अभी ऑप्शंस को, अभी ऑप्शंस को हटा देते हैं, अभी कर लेते हैं। देखो बेटे, ये हो गया आपका, वो तो 80 से 80 कट के कहाँ तक पहुंचे थे हम, लैम्डा से। रुक जाएगा, एक मिनट बेटे। 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू, ऊपर क्या था वहां पे, ईवी बाय 1 था ना, वहां पे 4/1 आ गया था ना, तो ये आ गया 4, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 1/2 लैम्डा माइनस 1/λ नॉट। समझ नहीं बात, बात समझ आई, कैसे लिखा मैंने, ये वाला पोर्शन जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/λ माइनस 1/λ 0 इज इक्वल टू 4/2 लैम्डा माइनस 4/λ नॉट। अब आइए आप, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, लैम्डा और लैम्डा नॉट पे निकालनी की, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी की कितनी आती है। अब जरा लैम्डा नॉट को एक तरफ कर लो बेटे, और लैम्डा लैम्डा को एक तरफ कर लो, ये इधर ले जाओ, ये आप इधर ले आइए, ये हो गया 4/λ नॉट, फिर माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू 4/2 लैम्डा माइनस 1/λ।
थोड़ी लंबी पड़ गई क्या? देखो बेटे, ये सेम है ना, आधार सेम है, तो 4 में से 1 क्या, कितने आ गया? 3 बटे लैम्डा नॉट, 3 बटे लैम्डा नॉट। और उधर कितना आया? ये दोनों बेस, यहाँ पर अगर हम 2 लैम्डा को ले ले, 2 लैम्डा इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो कितना हो गया? 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये? 2/2। समझ में आई बात? और ये क्या चल रहा है? लैम्डा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा नॉट। 40 है। 1 मिनट, जब मैंने इसे 4 से किया था ना बेटे अंदर, ध्यान से सुनो, यहाँ से मैंने 4 किया, तो यहाँ से मैंने इसे पहले ही काट दिया। यहाँ पे कितना रह गया बेटे? 2/लैम्डा। कितना रहा? 2/लैम्डा। अगर 2/लैम्डा रहा, तो अब मैं लैम्डा को एक तरफ ले गई, तो क्या हुआ बेटे? दिमाग, 1/लैम्डा माइनस 2/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4/लैम्डा 0 माइनस 1/लैम्डा। समझ में आई बात? तो बेटे देखो, बेस आधार सेम है, तो क्या है, 2 में से 1 गया, 1/लैम्डा। और इसका बेस सेम है, तो क्या हुआ? 4 - 1 यानी कि 3/लैम्डा नॉट। 1/लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? ये बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ये लैम्डा ने हमें कितनी बार घुमाया होगा भाई? 1008 बार घुमा दिया कम से कम। 1008 बार घुमा दिया। देखो इसका सिंपल तरीका समझ लो। सिंपल तरीका ये है कि जैसे हमने इसे काटा था ना बेटे, इसे काटा बेटी करने के बजाय इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या, ये 4 ऊपर आया हुआ है, ये 4 हो जाएगा। 4 में देखो कैसे मैंने किया। 4 में जब मैंने ना अंदर पहले सारे में खोल दिया, खोलने के बाद यहीं से मुझे काट देना चाहिए था, जो मैंने काटा नहीं। उसके बाद थोड़ी डिफिकल्ट, अगर यही काट देती तो सिंपल पड़ जाता, बेस सेम हो जाते, फिर ये 2 का चक्कर नहीं पड़ता, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा 0 पड़ता एकदम। अगर बेस सेम हो तो ऊपर की कैलकुलेशन, अगर 2 - 1 है तो 1, 4 - 1 है तो 3, इस तरह से सिंपल हो जाता अगर बेस सेम हो तो। काटा बेटी पहले करके बेस सेम करो। ठीक है, कर लोगे या एक बार साफ से कराऊं दोबारा? कर लोगे? आंसर क्या आया फिर इसका? 3 लैम्डा। बी है शायद, मैंने मिटो दिया ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अभी थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल्स रह गए हैं, वो मैं इसके बाद करूंगी, इस नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद, बस इसके बाद ये फिनिश होगा। ठीक है, उसमें भी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में है बस। ठीक है, और हाँ, 5-10 मिनट का ब्रेक।